तो नमस्कार दोस्तों। साल 1947 जब इंडिया में लगभग 200 ईयर्स के बाद ब्रिटिश आखिरकार चले गए, लेकिन सब कॉन्टिनेंट को टू इंडिपेंडेंस नेशंस में विभाजित कर गए। आप जानते तो हैं ही, पहला हिंदू मेजोरिटी इंडिया और दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान। लेकिन उसके तुरंत बाद यहाँ ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि लाखों मुस्लिम्स वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के लिए ट्रैक करते हैं और मिलियंस हिंदूज और सिख अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ सैकड़ों हजारों लोग इसे नहीं मानते थे। और होता क्या है कि इससे अभी की डेट में इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं और पाकिस्तान में हिंदू भी हैं। अब पार्टीशन तो हो गया, लेकिन दिक्कत यहाँ ये कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक्रॉस कम्युनिटीज में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो जाती है, जिसमें एक साइड में हिंदू और सिख थे तो दूसरी साइड में मुस्लिम्स थे, जो एक पारस्परिक नरसंहार बन गया। और ये ज़्यादातर आपका पंजाब और बंगाल में होता है, क्योंकि यही स्टेट वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं को समाप्त करते हैं। अब साल 1948 का वह दौर आता है जो एक ग्रेट माइग्रेशन बन गया, जिसमें करीब करीब 15 मिलियन लोगों को उखाड़ फेंका गया और करीब 1 से 2 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इस घटना को देखते हुए पाकिस्तानी हिस्टोरियन आयशा जलाल इस पार्टीशन को एक हिस्टोरिकल घटना कहते हुए लिखती हैं कि एक डिफाइनिंग मूवमेंट जो ना तो शुद्ध हो रहा है और ना ही समाप्त हो रहा है। लेकिन हम इस पार्टीशन से 8-9 साल पीछे देखें तो 1940 या उससे पहले तक इस विभाजन का ख्याल शायद किसी के मन में हो, क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियन पैट्रिक फ्रेंच लिबर्टी या डेथ में दिखाते हैं कि 1940 के डिकेड तक राजनेताओं के बीच जो एक व्यक्तित्व टकराव था वो बहुत नीचे था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि विशेष रूप से मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी के जो दो सबसे प्रमुख नेता थे, मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों लोग जो खासकर एंग्लिसाइज्ड वकील थे और जो अपनी एजुकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इंग्लैंड में प्राप्त करते हैं। और खासकर जिन्ना और गांधी तो दोनों गुजराती थे। क्या पता वो संभावित रूप से करीबी सहयोगी भी हो सकते हैं। अब लेकिन यहाँ होता क्या है कि 1940 की शुरुआत से इन दोनों का रिश्ता इतना जहरीला हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अब जैसा हम सुनते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, और जो इंडियन नेशनलिस्ट अकाउंट में वह कहानी के खलनायक के रूप में दिखते हैं, और वह पाकिस्तानियों के लिए राष्ट्रपिता हैं। लेकिन एक बात जो हम शायद जानते हों, कि मैंने जैसा आपसे कहा कि 1940 के डिकेड तक सब एक समान रूप से चल रहा था। और इसी का एक उदाहरण कि जब 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना दोनों दलों के थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम्स, तो उन्हें लखनऊ पैक्ट के साथ अंग्रेजों को पेश करना था, और जिसमें वह सफल भी रहते हैं। और आपको पता है कि उन्हें उस समय हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर के रूप में स्वागत किया गया। अब होता क्या है कि यहाँ पे इसी बीच गांधी जी और नेहरू जी का उदय होता है, जिससे जिन्ना को एक ग्रहण लग गया। कहें तो जब आपके सामने एक दूसरा प्रतिद्वंदी आ जाए जो लोगों के बीच अपनी इमेज बना ले, जिससे आपकी इमेज डाउन होने लगे। और इसी बीच 1920 में उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक मंच से हटा भी दिया गया। और ये सब होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के बाद इन सब चीज़ों को बाहर निकालते हैं, और साल 1940 तक जिन्ना दक्षिण एशिया के मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए एक अलग मदरलैंड की मांग करने के लिए मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाते हैं। अब इन्हीं बीच में होता क्या है कि सन 1906 में ढाका में बहुत से मुस्लिम नेता मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। इसमें फैसला यह किया जाता है कि मुसलमानों के राजनीतिक मार्गदर्शन के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया जाए। लेकिन इस पार्टी में सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने का सुझाव देते हैं। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा से ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया, और कुछ नीतियां ऐसी बनाई
जो हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी और कुछ मुसलमानों के प्रति। अब 20वीं सदी आते आते कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिनसे मुस्लिम्स को लगता है कि एक राजनीतिक मंच बनाना जरूरी है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की फूट डालो राज करो की नीति से होता क्या है कि मुस्लिम्स हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुस्लिम्स को विशेष अधिकार दे रहे हैं और हिंदुओं के प्रति भेदभाव कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में मुस्लिम्स लीग की स्थापना होती है। लेकिन इसके बाद दोनों जगह से स्पीच आने लगी। जैसे 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल स्पीच में कहते हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए और मोहम्मद अली जिन्ना से इस मांग का समर्थन करने को कहा जाता है। लेकिन इस समय तक तो जिन्ना हिंदू मुस्लिम के पक्ष में लगते थे, लेकिन थोड़े समय बाद वह कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि वह मुस्लिम्स के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर तो 1940 के लाहौर सम्मेलन में वह खुला कह देते हैं कि दो अलग राष्ट्र होने चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा के सम्मेलन में विनायक दामोदर सावरकर स्पीच देते हैं कि आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर दो राष्ट्र हैं, हिंदू व मुस्लिम्स। और वो यहाँ महात्मा गांधी से समर्थन की मांग करते हैं। लेकिन गांधी जी का विश्वास था कि हिंदू व मुस्लिम्स साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। फिर आपका साल 1924 में टू नेशंस थ्योरी का उद्घोष होता है, जिसकी विचारधारा थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स की प्राथमिक पहचान और एकजुट करने वाला उनका धर्म है, न कि उनकी भाषा और जाति। और इसलिए भारतीय हिंदू और मुसलमान सिमिलैरिटीज की परवाह किए बिना दो अलग राष्ट्र हैं। कुल मिला के यह थिंकिंग थी कि रिलीजन ही हिंदू मुस्लिम्स की नेशनलिटी को परिभाषित करने वाला डिटरमिनिंग फैक्टर है और जिसे जिन्ना द्वारा अपनाया गया और जिन्होंने इसे पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम्स की जागृति कहा। अब टू नेशंस थ्योरी की दो अलग व्याख्याएं थी। पहली कि क्या दो नेशनलिटी एक एरिया में को एक्सिस्टेंस में हो सकती हैं या नहीं, और दूसरी कि हिंदू व मुस्लिम्स जीवन के दो अलग और अक्सर विरोधी तरीके का गठन करते हैं, इसलिए वह एक नेशंस में को एक्सिस्टेंस में नहीं रह सकते। मतलब निचोड़ निचोड़ के सीधी बात यह रही कि इस टू नेशंस थ्योरी का निष्कर्ष सीधा रिलीजन पर जाके टिक गया और रिलीजन ही हिंदू व मुस्लिम्स के बीच का पॉइंट बन गया। और फिर 1940 में जिन्ना के टू नेशंस की स्पीच के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से फैली अराजकता के दौरान हिंदू व मुस्लिम से एक दूसरे को भयानक नज़रों से देखने लगते हैं। अब क्या होता है कि 1942 में जैसे ही जापान ने सिंगापुर व रंगून को जब्त किया और बर्मा के माध्यम से भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो कांग्रेस पार्टी सविनय अवज्ञा व भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देती है। और होता क्या है कि गांधी और नेहरू समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब लेकिन यहाँ इन सब चीज़ों का फ़ायदा जिन्ना उठा लेते हैं, जो खुद को अंग्रेज़ों के वफादार सहयोगी के रूप में बिल दे देते हैं और नेताओं के पीछे हिंदू डोमिनेंस के खिलाफ मुस्लिम हितों की सबसे अच्छी राय कायम करते हैं। और ठीक वहीं से हिंदू व मुस्लिम्स के बीच सड़कों पर हिंसा होने लगती है और इसी बीच कई स्पीच होने लगती हैं। जैसे एच.एस. बंगाल के निर्मम मुस्लिम लीग मुख्यमंत्री सुहरावर्दी कलकत्ता में आग लगाने वाली स्पीच देते हैं कि रक्तपात और अव्यवस्था जरूरी नहीं कि अपने आप में बुराई हो, अगर एक नेक काम के लिए सहारा लिया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की भड़काऊ स्पीच दी गई। और उसी शाम हिंदुओं पर हमला भी होता है और फिर वहीं हिंदुओं ने भी बदला लिया और हिंसा 3 दिन तक चलती है, जिसमें लगभग 4,000 लोग मारे जाते हैं। अब जैसे जैसे दंगे दूसरे शहरों में फैलते गए और हताहतों की संख्या बढ़ती गई, तो कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू विभाजन का विरोध करते हुए 1947 में एक स्पीच देते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो लोग हमारे रास्ते में एक बाधा के रूप में खड़े हैं वह अपने तरीके से चले जाएं। तो अब होता क्या है कि अंग्रेज महसूस करने लगते हैं कि उन्होंने नियंत्रण के किसी भी शेष अवशेष को खो दिया है। और 20 फरवरी 1947 की दोपहर में ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली संसद के समक्ष घोषणा करते हैं कि ब्रिटिश शासन जून 1948 के बाद की तारीख को समाप्त होगा
और लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त कर दिया गया। और एटली कहते हैं कि तब तक नेहरू व जिन्ना का मेल हो गया तो वह ब्रिटिश भारत के लिए सत्ता को केंद्र सरकार के किसी रूप में स्थानांतरित कर देंगे, और नहीं तो वे अधिकार सौंप देंगे ऐसे अन्य तरीके से जो सबसे उचित और भारतीय लोगों के सर्वोत्तम हित में हो। और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का मिशन तो यह था कि जितनी जल्दी हो सके भारत से बाहर निकला जाए, क्योंकि जिन्ना के साथ विनाशकारी बैठकों की एक श्रृंखला ने जल्द ही उन्हें आश्वस्त कर दिया कि मुस्लिम लीग का नेता एक साइकोपैथिक मामला है जो किसी भी बातचीत के लिए अभेद्य है। और जून की शुरुआत में माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को पावर ट्रांसफर की तारीख के रूप में घोषणा करके सभी को चौंका दिया। उम्मीद से 10 महीने पहले वह यह महसूस कराना चाहते थे कि पार्टियां एक सांप्रदायिक अवक्षेप की ओर बढ़ रही हैं। और फिर 14 अगस्त 1947 की शाम को भारत की संविधान सभा में रायसीना हिल के तल पर नेहरू अपनी प्रसिद्ध स्पीच देने के लिए चढ़ते हैं और वह कहते हैं कि बहुत साल पहले हमने भाग्य के साथ एक कोशिश करी थी। आधी रात के समय के झटके में जब दुनिया सो रही होगी तो भारत लाइफ और फ्रीडम के लिए जाग जाएगा। लेकिन न्यू दिल्ली के अच्छी तरह से गार्डेड इनक्लेव्स के बाहर आतंक अच्छी तरह से चल रहा था। जब ब्रिटिश अधिकारी रेलवे से दक्षिण की यात्रा शुरू करते हैं तो देखते हैं कि पंजाब में आग लग गई। गांव के बाद गांव से आग की लपटें उठ रही थी। लेकिन जैसा जिन्ना ने कहा कि विभाजन केवल एक सौदेबाजी की चिप है और उनका नया देश धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी देगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और अगस्त 1947 में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अपने पहले संबोधन में जिन्ना कहते हैं कि आप किसी भी धर्म या जाति या पंथ से संबंधित हो सकते हैं जिसका राज्य के व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब तक भाषण दिया तब तक हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा किसी को भी नियंत्रित करने की क्षमता से परे हो गई थी। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।